नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम है अशोक बी यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस और वीडियोस अपलोड करता हूं, जो कि आप सब लोग उसको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। और अब तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत कर लीजिए, ताकि आने वाले टाइम में आपके लिए एक नई जानकारी मिल सके और आप एक नए कानून के जानकार हो सकें। तो बहरहाल आज हम बात करते हैं सेक्शन 498A, यानी कि दहेज प्रथा, दहेज जैसी चीज़ों को जो आपके ऊपर लगा दिया जाता है, उसी के बारे में कि किस तरीके से आप इस केस को, अगर आपके ऊपर केस हो गया है या प्लानिंग हो रही है करने की आपके ऊपर, तो फिर आप किस तरीके से इसको डील करें, किस तरीके से आप इन सब चीज़ों से बचें, किस तरीके से अपने आप को जेल जाने से बचाएं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको मुझे इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगा। लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये भी निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जो नीचे लाल रंग का बटन है, तुरंत उसको प्रेस कर दें, ताकि आने वाले टाइम में आपके लिए एक नई जानकारी मिल सके, एक नई कानून के आप जानकार बन सकें। तो बहरहाल होता कुछ ये है कि साधारण चीज़ें हैं। शादी होती है, शादी एक कॉमन चीज़ है, सभी को करनी होती है, लड़का हो चाहे लड़की हो। शादी के बाद कुछ चीज़ें ऐसी बदल जाती हैं। क्या होता है वो तो एक दाम्पत्य जो जीवन जो निभा रहे हैं पति पत्नी है वही समझ सकते हैं कि किस तरीके से, किन कारणों की वजह से वो ऐसा हुआ कि वो एफआईआर तक आए, एफआईआर से कोर्ट तक आए और कोर्ट तक अपना जीवन पूरा समाप्त करने की सोच रहे हैं। तो ऐसा ये जो चीज़ें हैं ये दोनों पति पत्नी ही जान सकते हैं। और ज़्यादातर जो देखा गया है वो कुछ जहाँ पर लड़की का या लड़के का जीवन खराब करने का जो पीछे जो मीडियम होता है, यानी कि जो जो लोग पीछे होते हैं वो पेरेंट्स ही होते हैं, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। ज़्यादातर लड़कियों का ही देखा गया है, परिवार का जो है कि उनको गलत चीज़ें बताकर, उनको गलत चीज़ चढ़ाकर, अपने घर में बिठाकर ऐसी चीज़ें होती हैं। बहुत से मेरे पास भी ऐसे कॉल आए हैं जिन्होंने मुझे ये कहा है कि सर, जिस समय पर मैं जा रही थी अपने ससुराल के लिए जा रही थी, तो मेरे पापा ने मुझसे ये कह दिया कि अगर तू जाएगी तो मेरा मरा मुँह देखना। मतलब अगर तू जा चली गई यहाँ से ससुराल में तो मैं तेरे लिए मुँह नहीं दिखाऊँगा। तो यहाँ पर लड़की टूट जाती है और वो सोचती है कि अब बताओ क्या करें, पति देखें या फिर पिता देखें, दोनों में से किसको देखें। तो फिर वो पति को छोड़कर पिता को ही अपनाना चाहती है। लेकिन वहाँ पर पिता आज है, लेकिन उसका जीवन जो है वो जीवन की जो एक एक जड़ है, लगनी है, जो कि अब तक आपके पिता के घर तक घर थी। लेकिन कुछ समय बाद, जो शादी के बाद, उसकी जड़ जो पति के यहाँ पर होनी चाहिए, जो कि एक पिता ने पहले से पहले उसको उखाड़ दिया। तो ये मजबूर कर देते हैं लोग, लड़की के माता पिता उसको कुछ ऐसी कस्में देकर, कुछ ऐसी चीज़ें कहकर, जिससे कि वो अंदर से टूट जाती है और फिर वहाँ पति के यहाँ पर जाने की सोच ही नहीं पाती है, छोड़ ही देती है सोचना कि मैं क्यों जाऊँ। तो लेकिन वो ये नहीं सोचते हैं कि मेरा जीवन, इसका जो जीवन है वो ये पति के घर पर है, पर ये वहाँ नहीं है जहाँ पर आप उसको बना रहे हैं, उसको रोक रहे हैं। तो अब मैं बात करता हूँ, यही जो सेक्शन 498 है, दहेज कॉमन चीज़ है और ये जो केस है ये भी कॉमन है, क्योंकि यहाँ पर भी आज के ज़्यादातर पतियों पर ये केस लदे हुए हैं और आज वो बेचारे चक्कर कोर्ट के काट रहे हैं। एक समय हुआ करता था जिस समय पर कि पति पत्नी के मैटर कोई हुआ नहीं करते थे और सबसे ज़्यादा ज़मीन जायदाद के या फिर लड़ाई झगड़े के हुआ करते थे। आज ज़मीन जायदाद वगैरह लड़ाई झगड़े सब खत्म हो चुके हैं, लेकिन ये जो पारिवारिक चीज़ें हैं ये अब कोर्ट में बहुत ज़्यादा है। हर कोर्ट में बहुत सारी फाइल आपको मिल जाएंगी, सुबह ही तारीख पे आ जाते हैं, ठीक है, डेट में डेट लगाने के लिए। लेकिन अगर इतनी ही कोशिश पति के घर जाने के लिए करें तो ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, और पति भी अगर पत्नी को जाने की लाने की कोशिश करे तो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो अगर अब मैं आपको प्रोसेस बताता हूँ कि किस तरीके से अगर आप इन सब चीज़ों में फंस गए हैं या फिर कोई आपको प्लान कर रहा है फंसाने का, यानी कि पत्नी आपकी प्लान कर रही है कि मुझे, क्योंकि ज़्यादातर जो धमकियां हैं वो ऐसी आती हैं जब ये होने वाले हैं कि मैं तुम्हारे पूरे परिवार को फंसा दूंगी, ठीक है, तुम्हारे पूरा जेल जेल करवा दूंगी, मैं तुम्हें ये करा दूंगी, मैं तुम्हें वो करा दूंगी। ऐसे घर में रहते हुए भी अभी कभी धमकियां आती हैं और कभी कभी मायके चली जाती है तो धमकियां आती हैं। अगर मायके से धमकियां ये आ रही हैं ना, तो आप ये समझ जाइए कि ये सब चीज़ें जो हैं वो नहीं बोल रही है, वो मायके वाले उसकी बोल रहे हैं। वो मायके वाले उसको सिखा रहे हैं, उसको पढ़ा रहे हैं और वही वो आपसे बोल रही है। तो अगर वो ऐसा सब कुछ बोल रही है तो आप बिल्कुल भी लाइटली ना लें, अपने आप को सतर्क रहें। अगर वो बोल रही है तो फ़ोन उसका ट्रैप करें, रोकें उसको, रिकॉर्ड करें, उसको टैप करें और उन सब चीज़ों को इकट्ठा करें। क्योंकि अगर आपके पास में अगर सेक्शन 498 दहेज का मुकदमा होता है तो आपको भी ज़रूरी है कि आप भी उसमें कुछ एविडेंस कलेक्ट कर सकें और खुद दूसरे जो जिस समय पर ये केसेसबाजी होगी तो आपको वो चीज़ें सामने रख सकें कि मेरे साथ में ये चीज़ें हुई हैं।
तो यहाँ पर अब ये हुआ सेक्शन 490 का, अगर मान लो तहरीर दी, तहरीर देने के बाद उस पर मुकदमा दर्ज हो गया है, होने के बाद फिर अब उसमें अरेस्टिंग स्टार्ट हो जाती है कि पति को इन्फॉर्म करो, पति के परिवार वालों को इन्फॉर्म करो, उनको उठाओ, वहाँ से थाने ले आओ। तो ऐसी चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं। अब यहाँ पर आपको पति को जो है वो डरना नहीं है, अपने आप को पहले सेव करना है, सुरक्षित करना है, ठीक है। हो सकता है तो थाने से पहले बेल ले लें, जमानत करा लें, ठीक है। सेक्शन 41 सीआरपीसी में 41A सीआरपीसी में आपको एक बेल बॉन्ड के आधार पर छोड़ दिया जाता है, जिसमें कि कोर्ट को ये बताया जाता है कि जो जो एक्यूज़ है, जिस समय कोर्ट में पेशी स्टार्ट होगी, यानी कि हियरिंग स्टार्ट होगी, तो वो कोर्ट में जो वो आ जाएगा। ये बात कहते हुए थाना आपको मुक्त कर देता है, वहीं से छोड़ देता है, और फिर आप उसमें अपनी चीज़ों को ला सकते हैं। अपने जो आपके साथ में घटना घटी है, आपको इस तरह की धमकियाँ दी गई हैं, या फिर आपकी जो भी चीज़ें आपके पास एविडेंस वगैरह हैं, वो आईओ को दें और उन सब चीज़ों के बारे में बताएं कि ये इसका व्यवहार ऐसा है, ये ऐसा करती है, और ये सिर्फ फंसाने के लिए हमने कोई इसका दहेज वगैरह उससे नहीं मांगा गया है। अब ऐसी चीज़ों को सामने आती है तो देखिए, एक तो ओरल एलिगेशन उसने लगाया, ओरल ही आपने उसको बता दिया। यहाँ पर कुछ ऐसे भी आप सबूत वगैरह इससे चीज़ें कराएं, गवाही कराएं, उसमें अपने जो भी एक्यूज़ हैं उनको भी कराएं, और रिश्तेदार वगैरह हैं जो आपको अच्छे से जानते हैं, उनकी भी गवाही उस केस में कराएं। और जहाँ पर आईओ को ये चीज़ सब पता लगेगी, तो आईओ भी फिर इसमें अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करेगा, और अच्छे से इन्वेस्टिगेशन होगा ना, तो डेफिनेटली इसको केस को बंद ही कर दिया जाएगा, इसमें एफआईआर लग जाएगी। क्योंकि इसमें आईओ जो है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो है, वो अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करता ही नहीं है, क्योंकि उसका कोई साथी नहीं रहता, सब भगते हैं डर से कि मुझे गिरफ्तार ना कर ले, मुझे गिरफ्तार ना करे। तो गिरफ्तार करने की आवश्यकता इसमें कुछ नहीं होती है। आपको अगर गिरफ्तार करने का डर है तो एक तो ये है कि आप थाने जाकर सेक्शन 41 सीआरपीसी में उसको वहाँ से थाने से बेल करा लें, जमानत करा लें। अगर आपको नहीं है, फिर भी ज़्यादा डर है, तो आप हाई कोर्ट रीच कर जाएं, ठीक है। हाई कोर्ट भी आपको वहाँ से जमानत कर देगा, वहाँ पे स्टे कर देगा, ताकि आप चीज़ों को आप नीचे ठीक से करा सकें। तो इसमें ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा फैल रही हैं, बहुत ज़्यादा लोग इसमें परेशान हो रहे हैं, और ज़्यादातर शादी के तुरंत बाद ही ये चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं। शादी के अगर आप पति पत्नी साल 2 साल साथ में रह लिए, तो बहुत कम चांसेस हो जाते हैं कि ऐसी चीज़ें हों, लेकिन फिर शादी के तुरंत बाद तो ये बहुत जल्दी होती हैं। शादी जैसे करी ना, जैसे दहेज में कुछ और तो नहीं आया, लेकिन मुकदमा जरूर आ जाएगा, केस जरूर आ जाएगा, और उसके बाद ये जब चीज़ें हैं, ये समय ज़्यादा बीत जाता है, फिर पति भी परेशान हो जाता है, पत्नी परेशान होती है, दोनों जीवन दोनों का खराब हो जाता है, दोनों का मतलब बद से बदतर बन जाता है, और दोनों ही समझ नहीं पाते कि करें तो करें क्या। क्योंकि अब जो चीज़ें हैं वो कोर्ट तक पहुंच चुकी हैं, तो यहाँ पर पति का परिवार वाला जो है वो ये सोचता है कि अब उसको नहीं लाना है, इसको मतलब हटाना है, इसने पूरा जीवन खराब कर दिया, यहाँ पर मुकदमा कर दिया, पूरा हमारा कोर्ट में खड़ा कर दिया हमें। तो पति का परिवार वाला भी उसको, पति को ये सिखाता है, और पत्नी का ये सिखाता है कि अब अरे सालों की अकल ठीक नहीं हुई है इनकी, उनकी अकल ठीक होगी अभी, अब ये होगा वो होगा। तो ऐसी सब चीज़ें एक दूसरे के परिवार में चलते रहते हैं। बेसिक जो मुद्दा होता है, पति के जो पत्नी का परिवार है, वो ये चाहता है कि लड़का आए, लड़के आके घर पे हमारे माफ़ी मांगे, हमारे आगे मतलब वो सब कुछ करे जो हम चाहते हैं, और उसको करने के उपरांत हम उससे अपनी मनमानी चीज़ें जो हम जो हैं वो करें। फिर वो मतलब कहने का मतलब कि उसको कंट्रोल में करना, कि पति जो है पति पति ना रहे, पति एक गुलाम बन कर रह जाए। ऐसी चीज़ों को करने के लिए यही चीज़ एक मुद्दा रहता है, जो कि ज़्यादातर केसेस में ये देखा गया है। और मैं तो कोर्ट में बहुत सारी चीज़ें देखता हूँ, जिसमें मैं क्या बताऊँ आपके लिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें वीडियो में माध्यम से नहीं बता सकते हैं। तो कई चीज़ों को इसमें यूज़ होता है, और इन सब चीज़ों को अगर करने के बाद, जैसे सपोज़ आपके पास एक केस रजिस्टर हो गया, आपने उसमें बेल करा ली है थाने से, उसके बाद फिर मेडिएशन स्टार्ट हुआ। मेडिएशन में भी बहुत सारी चीज़ें आपकी होंगी। मेडिएशन 99% फेल ही होता है, बहुत कम पर चांसेस हैं जहाँ पर सही होता है, मतलब कि दोनों गलती मान लेते हैं, और जहाँ पर 498 जैसा मुकदमा दर्ज हो जाता है, तो फिर देखिए, फिर लड़की जो है वो दबाने की कोशिश करती है, लड़की के परिवार वाले लड़के को दबाने की कोशिश करते हैं, जहाँ पर वो नहीं दबता है, और जब दबता नहीं है तो फिर वो जो मेडिएशन है वो फेल हो जाता है, और फिर वो मूव कर जाते हैं कोर्ट में। अब कोर्ट जैसे भी जाते हैं, उसका समय नहीं पता कि कितना लग जाए, कब तक ख़त्म होगा, कुछ नहीं मालूम है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ तो निर्धारित हो जाती है कि लड़के को लड़की से नफरत होने लगती है, कि वो उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया। और ऐसे केसेस में कई लड़कों ने जो कई मतलब पति हैं, हस्बैंड हैं, उन्होंने सुसाइड भी कर लिया है। ऐसा बहुत सारा रेट है, जो कि ऐसे तरह के झगड़े के बाद केस हो गया, केस होने के बाद पति ने जो है वो सुसाइड कर लिया है। कई केस आप देख सकते हैं, ऑनलाइन भी देख सकते हैं।
अब ऐसी ही ये चीज़ें होती हैं, तो इससे इन सब चीज़ों से आपको परेशान नहीं होना है। इन चीज़ों को डट के सामना करना है। जहाँ बुराई है, वहाँ पर आप इन चीज़ों को बुराई हारती है और सच्चाई जीतती है। तो आपको किसी प्रकार से परेशान नहीं होना है। इन सब चीज़ों का मुकाबला करें, डट के मुकाबला करें। कोई और प्रश्न हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। और बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। बाकी आज की वीडियो के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।